बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इकनॉमिक्स माशियात, क्लास थर्ड ईयर, लेक्चर नंबर 5, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, सेटेलाइट टाउन बहावलपुर। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर टॉपिक है लचक का तस्वर और इसकी पैमाइश। इस चैप्टर में दो टॉपिक्स हमने करने हैं, एक डिमांड इलास्टिसिटी और एक सप्लाई इलास्टिसिटी। तो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको इसमें दूंगी। बुक आपके पास जो भी अवेलेबल है, अब्दुल गनी चौधरी की बुक है या कोई भी और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, सेम इंग्लिश वाले बच्चों के पास भी जो भी बुक अवेलेबल है, बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लें, प्रिपेयर उसको जिस बुक से चाहे आप तैयार कर सकते हैं। तलब की लचक की पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। तलब की लचक होती क्या है? किसी भी शय की कीमत के तब्दील होने के जवाब में तलब उसको जितना रिस्पॉन्स देती है, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि कीमत जिस शरह से तब्दील हो रही है उसके बदले में तलब किस शरह से तब्दील हो रही है, इसको हमने मैयर करना है। ये इसकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। आगे इसके 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इलास्टिसिटी की इंटेंसिटी बता रहे हैं। ज़्यादा लचकदार, कम लचकदार, सिफर लचकदार और लामहदूद लचकदार। ज़्यादा लचकदार का मतलब है कि अगर किसी शय की कीमत बदलती है तो उसके जवाब में तलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है, बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है तलब में, तो हम कहेंगे ज़्यादा लचकदार तलब है। कीमत तब्दील हो रही है और तलब में तब्दीली उसकी निस्बत ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। इसका ओपोजिट कॉन्सेप्ट है कम लचकदार, यानी कीमत में मामूली सी तब्दीली आती है लेकिन उसके जवाब में तलब में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आती, तलब उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती। कीमत में जितनी भी तब्दीली आ रही है वो आपके सामने है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में जो तलब तब्दील हो रही है वो बहुत कम शरह से तब्दील हो रही है। इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ के। सब लोग अपनी ज़रूरत की क्वांटिटीज़ ऑलरेडी ले रहे होते हैं, अगर वो चीज़ें सस्ती भी हो जाएं तो उनकी मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। तलब की लामहदूद लचक से मुराद है कि कीमत के तब्दील होने से कीमत में चाहे मामूली सी तब्दीली आ रही है लेकिन तलब बेतहाशा बढ़ती जा रही है, तो इसको हम कहेंगे लामहदूद लचक। इसका कर्व हॉरिजॉन्टल होगा। फिर चौथा कॉन्सेप्ट है सिफर लचक है तलब की, कि अगर कीमत तब्दील होती जा रही है लेकिन तलब उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, दैट इज़ ज़ीरो इलास्टिसिटी। इसकी पैमाइश की बात अब करेंगे। तलब की लचक की पैमाइश, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि इलास्टिसिटी की मेजरमेंट के मेथड्स बताएं, डिफरेंट क्या क्या हैं, डिटेल से आप लिखने होंगे। 10 मार्क्स का, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 3 मेथड है, कुल खर्च का तरीका या अकाई का तरीका भी इसे कहते हैं, फ्लक्स का तरीका और पैमाइश बजरिया फार्मूला। कुल खर्च के तरीके की बात करें, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, कुल खर्च से मुराद है कि कीमत तब्दील होने से पहले आपका क्या खर्च था, कीमत तब्दील होने के बाद क्या खर्च है। मतलब जब कीमत कम थी तो हम कितनी क्वांटिटी ले रहे थे और हमारा कुल खर्च कितना है। जब कीमत कम हो गई तो हमारी क्वांटिटी मिकदार तलब जो है वो बढ़ गई, और अब हम देखेंगे हमारा कुल खर्च कितना है। 3 सिचुएशंस हो सकती हैं कि कीमत कम होने से तलब बढ़ी लेकिन कुल खर्च हमारा सिमिलर रहा। दोनों केसेस में कीमत जब कम थी तब भी वही था, कीमत ज़्यादा हुई तब भी वही था। दूसरी सिचुएशन कि जब कीमत पहले स्टार्ट में जब जितनी कीमत थी तब हमारा जो खर्च है, कीमत के कम होने से हमारी तलब इस तरह से तब्दील हुई कि हमारा जो कुल खर्च है वो बढ़ गया पहले की निस्बत। और तीसरी सिचुएशन है कि कीमत जब तब्दील हुई, यानी कीमत जब कम हुई तो हमारा कुल खर्च पहले की निस्बत कम हो गया। ये 3 केसेस हो सकते हैं। और इन तीनों केसेस में हम इलास्टिसिटी की पैमाइश कैसे करेंगे? अगर कीमत के तब्दील होने से तलब इस तरह से तब्दील होती है कि कुल खर्च में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम कहेंगे इकाई के बराबर है तलब की लचक, यानी हर दफ़ा हमारा खर्च भी उतना ही रहा। ये डायग्राम मिस्टेकनली बुक में गलत बनी हुई है, प्रिंटिंग की मिस्टेक हो सकती है। अगली डायग्राम उन्होंने यहाँ प्रिंट कर दिया। आप इस गोशवारे को देख के डायग्राम करेक्ट बनाएंगे। स्लोप की शक्ल में ही बनेगी लेकिन वो थोड़ी सी इससे नीचे बनेगी, डिफरेंट होगी डायग्राम। दूसरा है इकाई से कम लचक, कि अगर ये गोशवारा स्टूडेंट्स आपने दोबारा से बनाना है। गोशवारा भी डायग्राम इसकी सही बनी हुई है, गोशवारा आपने दोबारा से बना लेना है। शेप डायग्राम की ये होगी, आप वैल्यूज चेंज करेंगे इसकी खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग से। आपकी असाइनमेंट है ये छोटी सी, कि इकाई से कम तलब की लचक से मतलब है कि कीमत कम हो रही है, तलब बढ़ रही है, लेकिन ये दोनों चीज़ें इस तरह से तब्दील हो रही हैं कि कुल खर्च आपका पहले की निस्बत कम हो रहा है। कुल खर्च कम हो रहा है। कीमत के कम होने से अगर कुल खर्च कम होता है तो ये इकाई की लचक जो है इकाई से कम होगी, यानी कम लचकदार हम इसको कहेंगे तलब को। ये दोनों इसकी गोशवारा और डायग्राम आपने खुद से बनाना है दोबारा से। तीसरा केस इसमें है
इकाई से ज़्यादा लचक, उसका गोशवारा डायग्राम आपने खुद बनाना है। इकाई से ज़्यादा से मुराद है कि जब तलब जो है वो इस तरह से तब्दील होती है कि आपका कुल खर्च पहले से बढ़ जाए। तो 3 पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। अगर कुल खर्च पहले जितना ही रहता है तो इकाई के बराबर होगी लचक। अगर कुल खर्च पहले से कम हो जाता है तो इकाई से कम होगी, और अगर कुल खर्च पहले से बढ़ जाता है तो इकाई से ज़्यादा हो जाएगी लचक। दूसरा मेन जो इसमें मेथड है मेजरमेंट का वो है फीसद तरीका या फ्लक्स का तरीका। फीसद तरीका या फ्लक्स के तरीके का आपने स्टूडेंट्स ये फार्मूला प्रिपेयर करना है। सिंपली फार्मूला है इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तलब में फीसद तब्दीली बटा कीमत में फीसद तब्दीली, ये दोनों चीज़ें वैल्यूज़, अगर ये एग्जाम्पल ऊपर दी हुई है, दोनों चीज़ें आपको मालूम है, आप यहाँ रखेंगे, उसको इलास्टिसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड मेथड है मेजरमेंट का फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड में 2 टाइप्स दी हुई हैं। 2 टाइप्स किस बेस पर है? तलब की तब्दीली की इंटेंसिटी, कि अगर तलब और कीमत में नुमायां तब्दीली आ रही है, जैसे कि हमें इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, बिल्कुल प्रोमिनेंट चेंज है, तो उसको कहते हैं कौसी लचक। क्लियर है, बिल्कुल प्रोमिनेंट है, तो कौसी लचक का फार्मूला ये होगा, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी माइनस जो चेंज के बाद आपकी क्वांटिटी आई है डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी प्लस आफ्टर चेंज क्वांटिटी, और इस पूरे को डिवाइड कर देना है प्राइस के इनिशियल चेंज और न्यू प्राइस के डिफरेंस के साथ, प्लस डिवाइड कर देना है आपने इनके एडिशन के साथ। और इसको आप डेल्टा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसको एलेबोरेट भी कर देंगे आप कि व्हाट इज़ ई इलास्टिसिटी को शो कर रहा है यहाँ पे क्यू नॉट ओरिजिनल आपकी या इनिशियल क्वांटिटी है, क्यू वन जो चेंज होने के बाद है, पी नॉट इनिशियल प्राइस है आपकी, और पी वन चेंज के बाद है। एग्जाम्पल खुद से जो वैल्यूज़ यहाँ नज़र आ रही हैं ये ले लें आप, एग्जाम्पल खुद से ले सकते हैं। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो इलास्टिसिटी कहलाएगी आपकी। नुक्ती लचक का फार्मूला, जब तलब में बहुत मामूली तब्दीली आ रही हो, पॉइंट्स में बहुत, क्वांटिटी में बहुत थोड़ा सा चेंज आ रहा हो, प्राइस में भी बहुत मामूली सा चेंज आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में हम इसको कहते हैं नुक्ती इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी। और इसका फार्मूला ये होगा डेल्टा क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी ओवर पी, के क्वांटिटी का प्रोपोर्शनल चेंज है और उसको डिवाइड कर देना है आपने प्राइस के प्रोपोर्शनल चेंज से। वैल्यूज़ भी आप इसी तरह की लेंगे। इस एग्जाम्पल में पॉइंट्स में चेंज को शो करें, प्राइस में 2.01, 2 से 2.01 यानी 0.1 का चेंज आया है, और इसी तरह से डिमांड में भी 400 से रिड्यूस होकर सिर्फ 398 हुई है। तो ये वैल्यूज़ पुट करेंगे फार्मूले में और आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। ये सिंपल इसकी मेजरमेंट के मेथड्स थे 3। कुल खर्च का तरीका, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड, एंड थर्ड इज़ फार्मूला मेथड। तीनों के नाम और इनके मेथड्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो, प्लस साथ एग्जाम्पल्स हैं, गोशवारा और ग्राफ, ये सारी चीज़ें आपने तैयार करनी है। तलब की लचक की मज़ीद इकसाम, जो हमने पीछे भी किस्म पढ़ी है तलब की, वो थी प्राइस की वजह से चेंज आ रहा था। प्राइस की वजह से डिमांड में आने वाले चेंज की जब मेजरमेंट करते, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर यही तब्दीली किसी और वजह से आ रही है, सपोज इनकम की वजह से आ रही है, तो हम इसको कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर ये चेंज आ रहा है किसी दूसरी कमोडिटी की कीमत के बदलने से आ रहा है, तो उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी दोनों न्यू कॉन्सेप्ट हैं। प्राइस इलास्टिसिटी हम पीछे कर चुके हैं। इनकम इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज़ इनकम इलास्टिसिटी, कि जब सारिफिन की आमदनियाँ बढ़ती हैं तो वो तलब में इजाफा करते हैं। कितना इजाफा करते हैं, किस प्रोपोर्शन से इजाफा करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसमें फार्मूले का डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जहाँ पर पहले पी लगा रहे थे हम, उसी जगह पे वाई लगा देंगे। इलास्टिसिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई ओवर वाई। प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम। और आपका वेरिएबल बस अब प्राइस की जगह पर इनकम चेंज हो गया, बाकी तमाम चीज़ें वैसी ही हैं। और फ़र्क ये होगा कि वो नेगेटिव स्लोप था, यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप बनेगा, ऊपर की तरफ को जाएगा ग्राफ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इसका फार्मूला दोबारा से अगर लिखना चाहें तो प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस।
और वैल्यूज़ लिख के मैयर कर लेंगे। चूँकि पहले कर लिया इसलिए इसे दोबारा मैं नहीं यहाँ बता रही, आप अलग से टाइप्स की शक्ल में जब आएगा तो आप जस्ट इतना ही करेंगे। डेफिनेशन है उसकी, फार्मूला है, उसको एक किसी एग्जांपल से डिस्क्राइब कर देंगे। मुतकाता लचक है, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है? दो कमोडिटीज़ हैं, चाहे वो एक दूसरे की सब्सिट्यूट्स हैं, मुतबादिल हैं, या एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों सूरतों में एक शय की कीमत के बदलने से दूसरी शय की तलब में जो तब्दीली आ रही है उसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। जैसे अगर चावल महंगे हो गए हैं तो गंदम ज़्यादा ख़रीद ली जाएगी, गंदम महंगी हो गई है तो चावल ज़्यादा ख़रीद लिए जाएंगे। इसी तरह से हम चाय और कॉफ़ी को सब्सिट्यूट कर लेते हैं कि कॉफ़ी महंगी है तो कॉफ़ी को नहीं लिया जाएगा, चाय ही ली जाएगी, और अगर कॉफ़ी सस्ती होगी है तो चाय के साथ कुछ क्वांटिटी चाय की कम कर दी जाएगी और उसके साथ कॉफ़ी को ऐड कर लिया जाएगा। तो ये है कि एक शय की कीमत के बदलने से दूसरी शय की मिकदार तलब में जो तब्दीली आ रही है वो मुतकाता लचक कहलाती है। इसमें चूंकि प्राइस का ही चेंज है तो ये एक्चुअली है प्राइस इलास्टिसिटी, लेकिन आपने फार्मूला जो प्राइस इलास्टिसिटी का है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी ओवर पी, सिर्फ ये करना है कि जो कमोडिटी जिसमें चेंज आ रहा है, सपोज हम कहते हैं कि बी कमोडिटी की प्राइस चेंज होने से ए कमोडिटी की डिमांड चेंज हो रही है, तो हम इस तरीके से उनके साथ सबस्क्रिप्ट लगा देंगे बी और ए की शक्ल में। ये एग्जाम्पल है सामने, आप खुद से कोई भी वैल्यूज़ लेके इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले अवामिल क्या क्या हैं। सबसे पहले है शय की नोयत, कि जो शय हम जिसकी बात कर रहे हैं क्या वो बुनियादी ज़रूरत की शय है या वो लग्जरी है। अगर वो बुनियादी ज़रूरत की शय है तो उसकी कीमत के तब्दील होने से तलब में नॉर्मल तब्दीली आएगी, मामूली सी तब्दीली आएगी, वो हम कहेंगे लेस इलास्टिक होगी। बेसिक नेसेसिटीज़ की जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होगी। उसके ओपोजिट अगर हम लग्जरीज़ को देखें तो वो जब भी थोड़ी सस्ती होंगी तो उनकी तलब ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनको वो लोग भी ख़रीदना शुरू कर देंगे जो पहले अफोर्ड नहीं कर रहे थे, तो इसलिए उनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, मोर इलास्टिक होती है डिमांड उनकी। दूसरी कैटेगरी है शय की नोयत में ज़िया पजीर अशिया और पायदार अशिया। ज़िया पजीर अशिया क्योंकि ख़राब हो जाने वाली होती हैं, अगर सस्ती भी हो जाए तो हम एक लिमिट से ज़्यादा उनको नहीं ख़रीदते क्योंकि वो गल सड़ जाएंगी, हम 6 महीनों का फल इकट्ठा ख़रीद कर नहीं रख सकते, तो वो ज़िया पजीर अशिया की सूरत में तलब की लचक कम होती है। जबकि पायदार अशिया हैं, कोई फर्नीचर है, मोटरसाइकिल है, मशीनरी है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि पायदार है, तो हम उसकी कीमत कम होने से उसकी तलब बढ़ती है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा लचकदार होती है। फिर आ जाता है कीमतों का मेयार, कि कीमतों के मेयार को लोग किस सेंस में ले रहे हैं। जैसे बहुत ज़्यादा जो कीमती अशिया होती हैं या बहुत ज़्यादा कम कीमत की जो अशिया होती हैं, हम देखते हैं कि इनकी तलब कम लचकदार क्यों होती है। इसमें एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि जो बहुत बेतहाशा कीमती अशिया हैं उनको ख़रीदने वाले भी एक स्पेसिफिक क्लास के लोग होते हैं, कि अगर वो थोड़ी सस्ती भी हो जाएंगी तो उन्हीं जो लोग पहले उन्हें अफोर्ड कर रहे हैं वही अब उन्हें लेंगे, इसलिए उनकी तलब में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी, कम लचकदार ही रहेगी तलब। दूसरी तरफ घटिया अशिया हैं, मामूली अशिया हैं, उनकी कीमत अगर कम हो भी जाएगी तो घटिया या उनकी कीमत बढ़ भी जाएगी घटिया अशिया की, तो उनको भी एक स्पेसिफिक तबका ही खरीद रहा है, बहुत करीब लोग खरीद रहे हैं, तो उनकी तलब में भी इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी। शय का जायद इस्तेमाल, के अगर किसी शय का एक से ज़्यादा इस्तेमाल है, कि जैसे अगर हम देखते हैं कि बिजली है घरेलू इस्तेमाल में भी आती है, सनती इस्तेमाल में भी आती है, कोयला है आम जलाने के काम भी आता है, सर्दियों में लोग इस्तेमाल करते हैं, और इंजन वगैरह भाप इंजन जो स्टीम इंजन होते हैं उनको चलाने के लिए भी काम आता है। तो जब भी ऐसी चीज़ की कीमत में तब्दीली आती है तो फिर ये देख लिया जाता है कि उसके बहुत सारे इस्तेमालात में से जो ज़रूरी इस्तेमाल है, ज़्यादा इस्तेमाल है, वो कर लिया जाए, दूसरे इस्तेमाल को तर्क कर दिया जाता है, तो उसकी जो लचक होगी वो भी कम लचकदार होगी, उसको रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। शय का मुतबादिल इस्तेमाल, कि अगर किसी शय का मुतबादिल इस्तेमाल है
तो उसकी कीमत के तब्दील होने से उसकी तलब को तब्दील किया जाता है। अगर नहीं है मुतबादिल इस्तेमाल तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, फिर मजबूरी होगी कि उसी शय को इस्तेमाल किया जाएगा। इस्तेमाल अगर मुलतवी करने की पॉसिबिलिटी है कि किसी शय की कीमत बढ़ गई है तो हम अगर उसको मुलतवी कर सकते हैं तो हमारे लिए आसानी है। हम उसको फ्यूचर में उसके सस्ते होने का इंतज़ार करेंगे तब उसको ख़रीद लेंगे, तो उसकी जो लचक है वो उसके महंगे होने से हमने उसको कम कर दिया, मतलब उसकी लचक ज़्यादा है, आपने उसको रिस्पॉन्स दिया है। लेकिन अगर उसे मुलतवी नहीं कर सकते, मजबूरी है, तो फिर हम महंगे होने के बावजूद भी उसी शय को ख़रीदेंगे, तो हम कहेंगे कि उसकी लचक कम है, उसका मुलतवी करना मुमकिन नहीं है इस्तेमाल को। सारिफीन की ज़हनी कैफियत क्या है, आदात कैसी हैं। अगर कोई सारिफ किसी मईशत में सारिफीन फ़ैशन और इन चीज़ों के बहुत आदी हैं तो चीज़ें महंगी होने के बावजूद वो उन्हें ख़रीदते रहेंगे, यानी उनकी तलब की लचक ज़्यादा ही रहेगी। लेकिन अगर वो इन चीज़ों के आदी नहीं है, फ़ैशन और इन चीज़ों को ज़्यादा फॉलो नहीं करते, तो फिर कीमत ज़्यादा होने से हमेशा तलब उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स देगी, ज़्यादा लचकदार होगी। घरेलू खर्च में जिस अशिया की हम बात कर रहे हैं कि इनकी कीमतों में तब्दीली आई और हमने तलब का चेंज मैयर करना है, तो देखेंगे कि उस शय की निस्बती अहमियत क्या है। अगर वो शय हमारे घरेलू बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उस पर खर्च होता है, तो हम कहेंगे कि उसकी निस्बती अहमियत ज़्यादा है, उसकी कीमत के तब्दील होने से उसकी जो तलब है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर उसका निस्बती हिस्सा बहुत कम है तो फिर उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अलग से 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तलब की लचक पर असरअंदाज होने वाले अवामिल तफसील से फिर आपने लिखने होंगे स्टूडेंट्स, तो ये उसके अवामिल हैं। तलब की लचक की अमली अहमियत में देखना है कि प्रैक्टिकली ये जो टॉपिक है ये कहाँ कहाँ काम आता है। वज़ीर मालियात की रहनुमाई करता है कि जब उन्होंने टैक्स आयद करना होगा, किन अशिया पर टैक्स आयद किया जाए जिनको लोग ख़रीदते रहेंगे और टैक्स कलेक्शन में मदद होगी। किस तरह की आमदनी के ग्रुप के लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स आयद किया जाए। आजरों और सनतकारों की रहनुमाई करता है कि वो किस तरह का प्रोडक्ट तैयार करें जिसके ऊपर कीमत बढ़ाने से उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता रहेगा। अजारादारी की जो कीमत है वो देखेगा कि कौन सी शय है जिसका कोई करीबी नेमुल बदल नहीं है, वो उसको तैयार करता है, अजारादारी इख्तियार करता है, तो ऐसी सूरत में उसको फ़ायदा होगा कि वो ज़्यादा कीमत पर भी मुनाफा ले सकेगा, क्योंकि वो शय लोगों के ज़रूरत की शय होगी और उसका करीबी नेमुल बदल ना होने की वजह से वो लाजमन उसी को ख़रीदेंगे, कीमत बढ़ने के बावजूद भी वो उसको ख़रीदते रहेंगे। ज़राए नकलो हमल के किरायों के तयन में मदद इस तरह से मिलती है कि जिन अशिया का हुजम ज़्यादा मगर मालियत कम होती है, इनके किराए ज़्यादा नहीं रखे जा सकते, क्योंकि अगर वो ज़्यादा करेंगे तो लोग उसको ट्रांसपोर्ट करना तर्क कर देंगे कि उन्हें उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, कि वो चीज़ उतनी मालियत की नहीं और किराया ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम रेलगाड़ी की बात करें तो रेलगाड़ी के भी दो अगर कैटेगरीज बना लें कि एसी क्लास है, बिज़नेस क्लास है, हम उनका किराया अगर बढ़ा भी दिया जाए तो अमीर लोग उसको उस पर ट्रैवल करते रहेंगे, जबकि इकोनॉमी क्लास का किराया अगर बढ़ाया जाएगा तो गरीब लोगों की जो इस्तेदाद है वो कम होती है, इसलिए वहाँ से लॉस होगा रेलवे के महकमे को, तो उनके किराए ज़्यादा नहीं बढ़ाने चाहिए। मुश्तरक पैदावार वाली अशिया की कीमतों के तयन में मदद, जैसे गंदम जब तैयार होती है तो उसके साथ भूसा ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। रुई कपास की फसल जब तैयार होती है तो उसमें से रुई और बनौले के बीज निकलते हैं, तो दोनों चीज़ें पैरेलल तैयार हो रही होती हैं। अब दोनों में से हमेशा एक चीज़ की कीमत ज़्यादा होगी और दूसरी चीज़ की कीमत कम होगी, तो जिस शय की तलब ज़्यादा लचकदार है इसकी कीमत निस्बतन कम रह जाती है, और जिसकी तलब कम लचकदार हो इसकी कीमत ज़्यादा रखी जा सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं कि भूसे के मुकाबले में गंदम की कीमत निस्बतन ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी तलब कम लचकदार है। गंदम की कीमत भूसे के मुकाबले में ज़्यादा है, यानी हम देखते हैं कि दोनों में से जो वैल्यूएबल चीज़ कौन सी है, वैल्यूएबल चीज़ गंदम है। भूसा तो उसके साथ एक सेकेंडरी चीज़ है जो ऑटोमेटिकली तैयार हो रहा है, मवेशियों के चारे में इस्तेमाल हो रहा है, तो वो उसकी कीमत कम होगी और गंदम की कीमत ज़्यादा होगी। ज़र मुबादला के हसूल में मदद होती है इससे कि तलब कम लचकदार अगर किसी शय की है तो उसकी कीमत निस्बतन ज़्यादा रखी जा सकती है,
कि अगर वो थोड़ी सी उसमें टैक्स ऐड भी कर दिया जाए, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा भी दी जाए, तो अंदाज़ा है कि उस चीज़ की तलब कम लचकदार है, उसकी तलब में तब्दीली ज़्यादा नहीं आएगी, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देगी, तो इसलिए उसके अंदर टैक्स ऐड करने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये एक रहनुमाई होगी इन तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए। तलब की लचक की बुनियाद पर ये अपने डिसीजंस कर सकते हैं और करेक्ट डिसीजंस होंगे। इस आज के लेक्चर में से 3 बेसिक आपके टॉपिक्स तैयार हो सकते हैं स्टूडेंट्स। एक तो तलब की लचक की डेफिनेशन, उसकी पैमाइश के तरीके, और उसी के साथ ही उसकी फर्दर जो टाइप्स हैं, जिसे बेसिकली 3 टाइप्स हम कर लेंगे: प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। फिर है इलास्टिसिटी को डिटरमिन करने के कौन से एलिमेंट्स हैं, अवामिल हैं, फैक्टर्स हैं, और लास्ट है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो सकती है। तो 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, इस हिसाब से आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन में 20 मार्क्स का भी आ सकता है, तो आपने इस टॉपिक को कम्प्लीटली तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू स्टूडेंट।